Hello everyone, I am audible and visible to you. एक बार कंफर्म कर दो, then we will start with today's session. वेलकम टू अभिपीडिया. माय नेम इज़ अंकुर शर्मा. लास्ट क्लास में हमने डेप्रिशिएशन से रिलेटेड दो मेथड्स डिस्कस किए थे, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड. आज कुछ और मेथड्स डिस्कस करेंगे और कुछ और एमसीक्यूज भी करेंगे. जो इम्पॉर्टेंट मेथड है ना, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में करवाए थे. अब माइक्रोवर्स के बारे में आपको मालूम ही है. माइक्रोवर्स अभिपीडिया का ऐसा ऑप्शन है, इसमें आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि आप अलग अलग तरह से जो है क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. जो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, इंडिविजुअल टॉपिक्स कर सकते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स कर सकते हैं. तो जो जैसे आपको सूट करता है, यू कैन टेक द ऑप्शंस. अब नेक्स्ट आपका क्या है, देखो ये मेथड्स हैं. पहले थोड़ा सा मैं मेथड्स के बारे में आपको बता दूं. जैसे एन्युटी मेथड है, तो इसका फॉर्मूला क्या था. एन्युटी मेथड बेसिकली होता क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी डेप्रिसिएशन लग रही है ना एक एसेट के ऊपर, जैसे 5-6 ईयर्स उसकी लाइफ है, तो हम क्या करते हैं, जितना भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट उस पर लगना है, उस अमाउंट को हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं. और इस तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है कि बाद में जब हमारे एसेट की लाइफ खत्म होगी तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं, हम उस मनी से नया एसेट जो है वो खरीद सकते हैं. फिर तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये प्लांट एंड मशीनरी के लिए एडवाइजेबल नहीं होता. क्यों एडवाइजेबल नहीं होता? इसलिए एडवाइजेबल नहीं होता बिकॉज उसकी जो वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की बहुत ज़्यादा चेंज होती है. तो ऐसे किसी एसेट के लिए हम ये जो मेथड होता है वो एडवाइजेबल नहीं होता है. ठीक है. फिर अब इसको निकालना कैसे, बहुत सिंपल होगा आपके लिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होगा. अगर आएगा क्वेश्चन, एक वैल्यू दी होगी आपको, पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे एक वैल्यू दी होगी, 0.2345 ऐसे करके कुछ वैल्यू दी होगी. तो उस वैल्यू को आपने करना क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट होती है एसेट की, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करो, जो अमाउंट आया उसको उस गिवन वैल्यू से मल्टीप्लाई करो. उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन होगा, मतलब आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी होगी. अब ऐसा एक एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा तो आपको जो है कवर हो जाएगा ये, मतलब बहुत ईजी आएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये एन्युटी मेथड, है ना. फिर डिप्लीशन मेथड कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पे चीज़ें जो हैं धीरे धीरे जब आप उनको यूज़ करते हैं, जैसे क्वेरी होता है, माइन होता है, जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते हो तो वो डिप्लीट होती जाती है. तो इसमें क्या होता है, यूनिट्स होते हैं टोटल, कि कितने यूनिट्स जो है वो निकल सकते हैं वहाँ से. तो वो जो यूजफुल लाइफ होती है, अब यहाँ पे तो जब आपने पहले मेथड किया था, यूजफुल लाइफ इन ईयर्स दी होती है. अब क्या दी होती है, इन प्रोडक्टिव यूनिट्स दी होती है, कि कितनी प्रोडक्शन वहाँ से हो सकती है टोटल. तो ओरिजिनल कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू, जब इन दोनों को माइनस करोगे तो उसको डिवाइड कर देते हैं कितने यूनिट्स वहां से प्रोड्यूस हो सकते हैं. तो आपका क्या आ जाता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर यूनिट आ जाता है. और उसको क्या करेंगे, हर ईयर की आपको एक्चुअल आउटपुट दे रखी होगी कि फर्स्ट ईयर में इतनी आउटपुट होगी, दूसरे ईयर में इतनी आउटपुट हुई होगी, तीसरे ईयर में इतनी आउटपुट हुई होगी. वो जो आपको ईयर्स के ईयर वाइज आउटपुट दी होगी इन यूनिट्स, उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी. ठीक है. तो बहुत सिंपल से फॉर्मूले हैं, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है. नॉर्मली क्या है कि जितनी भी प्रोडक्शन होनी है, जितनी भी उसकी वैल्यू है, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन करके उससे पर यूनिट आ जाता है. फिर जितने यूनिट आपने जिस ईयर में प्रोड्यूस करे उससे जो है वो मल्टीप्लाई कर लो आप, प्रोड्यूस करे या माइन किए, जैसे भी दिया होगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट आपका क्या है इसमें, थर्ड, मशीन आवर मेथड. अब मशीन आवर मेथड का मतलब है, मशीन जो होती है उसकी जो लाइफ होती है कई बार आवर्स में दी होती है, आवर्स में दे रखी होती है ना. तो आवर्स में अगर उसकी लाइफ दे रखी है तो आपको क्या करना है उसमें, इन दैट केस आपको ओरिजिनल कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट लेस, ये देखो ये सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, स्क्रैप वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू सेम है, ये हमेशा करना है, हर मेथड में करना है. डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इन टर्म्स ऑफ आवर्स, टोटल आवर्स दिए होंगे उनके, तो उसको डिवाइड कर दो तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अब पर आर आ जाएगा. यहां पे पर यूनिट आया था, अब पर आर आ जाएगा. ठीक है. तो उस रेट को, जितने आवर्स आप जिस ईयर में यूज कर रहे हो मशीन को उससे मल्टीप्लाई करो. वो आवर्स दिए होंगे, वो आवर्स आपको दिए होंगे, जैसे पहले ईयर में 2000 आवर्स है, तो जो भी ये रेट आया 2000 आवर्स इनटू दिस रेट. तो ऐसे करके क्या है, ये 3 मेथड है आपके डेप्रिसिएशन के. अब आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं. मेथड्स बहुत सिंपल है, आपको बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बार बार बोलता हूं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा
तो आपने ज़्यादा इन डेप्थ नहीं चले जाना है, जो आपको करवा रहा हूं अगर वो भी आप अच्छे से करेंगे तो यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स, है ना। तो पहला एन्युटी मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, द इंटरेस्ट इज, जो इंटरेस्ट मैंने बोला था ना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके हम जो है वो इतना पैसा इकट्ठा कर देते हैं, वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट का क्या करते हैं ये पूछ रहे हैं। डेबिटेड टू एसेट, क्रेडिटेड टू एसेट, ईदर डेबिटेड और क्रेडिटेड टू एसेट, नन ऑफ द अबव। देखो ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं होगी, ये ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हो सकती है, डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट होगा, अगर हमें नहीं पता होता हमने सेल किया एसेट को तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो उसमें तो आप ये कह सकते हैं इधर डेबिटेड और क्रेडिटेड। लेकिन ऐसे ये जैसे इंटरेस्ट है या कोई और चीज होती है उसमें वो दोनों जगह पे नहीं जाती है ना, तो अब या तो डेबिट होगी या तो क्रेडिट होगी एसेट पे, ये आपको ध्यान देना है। तो आपको क्या याद रखना है, एन्युटी मेथड में जो भी इंटरेस्ट होता है आपका, जो भी इंटरेस्ट दिया जाता है, हम क्या करते हैं उसको डेबिट कर देते हैं, है ना, डेबिट कर देंगे एसेट की वैल्यू में। ये चीज आपने जो है वो ध्यान रखनी है। तो जितना भी आपका पैसा आता है चाहे इंटरेस्ट से आया जैसे, उसको क्या कर देंगे, इट वुड बी डेबिटेड टू द एसेट, इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टर्म डिप्लीशन इज यूज्ड इन रिलेशन टू, ये जो डिप्लीशन टर्म हमने अभी की डिप्लीशन मेथड किया था, किसके रिलेशन में यूज होता है, फिक्स्ड एसेट के, करंट एसेट के, वेस्टिंग एसेट के या इंटेंजिबल एसेट्स के। इनमें से कौन सा जो एसेट है, इनमें से कौन सा जो एसेट है उसके वो जो है ये टर्म यूज करते हैं हम, इनमें से किस एसेट पे ये टर्म यूज होती है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा है। अब आपको देखो ये क्या है, डिप्लीशन जो है आपकी टर्म है, ये मैंने यूज की थी तो माइंस क्वेरीज में की थी। तो वो जो एसेट्स होते हैं, देखो एसेट्स की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, फिक्स्ड एसेट ये एसेट, इंटेंजिबल। तो वेस्टिंग एसेट वो वाले एसेट होते हैं जो माइंस क्वेरीज इस तरह से रिलेटेड होते हैं, मींस जहां पे जब जैसे जैसे हम उनको यूज करते हैं वो डिप्लीट होते रहते हैं, है ना, वो रिसोर्सेज कम होते रहते हैं। तो इसमें डिप्लीशन हम किसके लिए यूज करते हैं, वेस्टिंग एसेट्स के लिए ये टर्म जो है डिप्लीशन यूज होती है आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मशीन आर रेट, मशीन आर रेट पर यूनिट क्या इस फॉर्मूले से आता है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय, मतलब ऐसे है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू आपके लिए, है ना, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन मशीन आवर्स, इससे डिवाइड करना है इसको, इस पूरे से, ठीक है। तो बताओ जी, देखते हैं कौन बताता है, ये ट्रू है फॉल्स है। ध्यान से अगर आपने फॉर्मूला देखा था, ध्यान से अगर आपने फॉर्मूला देखा था तो आप ये इजीली आंसर कर देंगे, ट्रू है, फॉल्स है या क्या है, करो आंसर, फिर देखते हैं। देखो अब आपको ये समझना है, ये मशीन आवर रेट है, जो हमारा फॉर्मूला था वो किस चीज का है, पहले ये समझना है। देखो हमने फॉर्मूला किया था, किस चीज का फॉर्मूला है, यहां पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर यूनिट है। तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर यूनिट का है, मशीन आर रेट नहीं है। मशीन आर रेट जो टर्म यूज होती है वो तो उसके लिए यूज होती है जो मशीन से रिलेटेड कॉस्ट होते हैं ना, उससे रिलेटेड होती है मशीन आर रेट, कि मशीन हमें कितनी कॉस्टली पड़ रही है ना, वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड नहीं है। तो जो फॉर्मूला किया है वो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा मशीन आवर रेट का नहीं है, ये किसका है, डेप्रिसिएशन पर यूनिट का है, ठीक है। मशीन आवर रेट का फॉर्मूला ये नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फॉल्स है, ठीक है। मशीन आवर रेट जो है वो किस चीज से रिलेटेड होता है, इट इज रिलेटेड टू आवरली कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। जो मशीन की हमें रनिंग कॉस्ट पड़ रही है जब हम मशीन को चलाते हैं तो उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो उसका ये फॉर्मूला नहीं होता है, वो जो फॉर्मूला था वो डेप्रिसिएशन पर यूनिट का था, डेप्रिसिएशन पर आर, है ना, पर डेप्रिसिएशन पर आर निकालनी अगर तो उसका फॉर्मूला था जो हमने किया, ठीक है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इज इंटरेस्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ एन एसेट टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब इनमें से कौन सी ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है
तो इज इंटरेस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, इंटरेस्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, मतलब जिसमें इंटरेस्ट को भी हम कंसीडर करते हैं। बताओ जी, ये तो अब इजी होना चाहिए। अभी हमने शुरू में मेथड डिस्कस किए, आई डोंट थिंक ये ज्यादा मुश्किल है, ये तो आप बता सकते हैं फटाफट से। बताओ फटाफट से, लेट्स सी कौन बताता है। तो अभी आज ही हमने किया कौन सा मेथड, एन्युटी मेथड। मैंने बोला ना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला करके इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि हम नया एसेट ले लें, तो एन्युटी मेथड। फिर नेक्स्ट आपका आ गया विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वुड यू रिकमेंड फॉर कोल माइन। इनमें से कौन सा मेथड है जो आप कोल माइन के लिए सजेस्ट करेंगे? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स, डिप्लीशन मेथड। देखो बहुत, जैसे ये वाला मेथड मैंने डिस्कस नहीं किया, देखो आने के चांसेस नहीं है। जब आपको क्वेश्चन आएगा वो डिमिनिशिंग और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का ही आएगा। अगर उसके बाद आ जाएगा तो आर्ली रेट का आ सकता है, मशीन आर रेट का आ सकता है, या डिप्लीशन वाले का आ सकता है। चलो इनमें से बताओ कौन सा मेथड लगना चाहिए माइंस के केस में। ये तो बहुत ईजी है, अभी हमने किया है, तो ये तो आप बता देंगे, फटाफट से बता देंगे। इसका आंसर होगा आपका डिप्लीशन मेथड। शुरू में ही हमने डिटेल में डिस्कस किया है, मतलब इसका फॉर्मूला वगैरह हमने डिस्कस किया, डिप्लीशन मेथड क्या होता है। तो इट इज रिलेटेड टू कोल माइंस, क्वेरीज, ऐसी जगह जहां पे जैसे जैसे आप चीज को यूज करते हो, जैसे जैसे आप अपना जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसको आप यूज करते हैं, तो वो डिप्लीट होने लग जाता है, डिप्लीशन हो जाती है उसकी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ न्यू मशीन विच शुड नॉट बी चार्ज टू द एसेट अकाउंट। मतलब मशीन खरीदी आपने, परचेज की, तो नॉर्मली क्या होता है जब हम खरीदते हैं तो मशीन जब हम परचेज करते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ खर्चे होते हैं जो हम मशीन की ही कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, है ना। अब मैं अभी बताऊंगा नहीं कौन से खर्चे होते हैं, तो आप पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो वो हम उसमें ऐड कर देते हैं। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा है जो ऐड नहीं होगा, ये आपसे पूछा है। फ्रेट चार्जेस ऐड होने चाहिए मशीन में या नहीं, आपको देखना है। इंश्योरेंस वाइल इन ट्रांजिट होनी चाहिए या नहीं। इंटरेस्ट ऑन फंड्स बोरोड टू मेक परचेज, ये होने चाहिए या नहीं। और ऑल द अबव। इनमें से कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपके ऐड नहीं होंगे? सारे के सारे ही ऐड नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। ये नहीं पूछा ऐड होंगे, आपको पूछा है शुड नॉट बी चार्ज टू एसेट, एसेट के अकाउंट के साथ नहीं जाने चाहिए, ये पूछा है। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन रीड करते हैं और बताओ मुझे क्या आंसर होगा इसका। गिव इट अ ट्राई। तो इसका आंसर क्या है? देखो फ्रेट चार्जेस तो इसमें ऐड होंगे, क्योंकि फ्रेट पे नहीं करोगे तो मशीन आपके पास पहुंचेगी नहीं, है ना, ऐसा होता है। तो जो भी चार्जेस हैं ये मशीन से रिलेटेड, उस मशीन को शोरूम से आपके गोडाउन तक, आपके ऑफिस तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा होगा, वो सारा खर्चा जो है वो एसेट के अंदर ऐड होता है, यानी कि फ्रेट चार्जेस भी ऐड हो जाएंगे। इंश्योरेंस वाइल इन ट्रांजिट, रस्ते वाली इंश्योरेंस है, पूरे 5 साल 6 साल वाली इंश्योरेंस नहीं है, सिर्फ रस्ते वाली इंश्योरेंस है, तो ये भी ऐड होगी। इंटरेस्ट ऑन फंड्स बोरोड टू मेक द परचेजेस, ये लोन जो आपने लिया था मशीन के लिए उससे रिलेटेड है, तो ये यहां पे नहीं यूज होगा। अगर ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो इसका मशीन से कोई लेना देना नहीं है, मशीन की वर्किंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ मशीन खरीदने में हेल्प कर रहा है, लेकिन मशीन खरीदी है हमने तो वो हमारा फाइनेंस का मैटर है, इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, और मशीन की मतलब मशीन को आपके पहुंचाने तक और उसकी इरेक्शन के लिए, उसकी इंस्टॉलेशन के लिए जो भी चार्जेस होते हैं वो एसेट में मशीन में ऐड होंगे, उसके अलावा नहीं ऐड होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या है? सी। ये सी जो है ये ऐड नहीं होगा आपका मशीन के खर्चे में, एसेट के अंदर। अब नेक्स्ट इसको ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ऑन 1st Jan 2006 देयर was a balance of 4,000
in the plant and machinery account. An addition of 2000 was made on July 1, 2006. Accounts were closed on December 2006. If depreciation was charged at 10% per annum, depreciation का रेट भी दे रखा है 10% per annum, तो the balance in plant and machinery account at the closing date would be, जब closing date आई तो क्या बैलेंस होगा, करो जरा निकालो, देखते हैं कौन बताता है, फिर मैं बताता हूं आपको कैसे आएगा क्लोजिंग बैलेंस मशीन में। देखो एसेट है, एसेट खरीदोगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा। ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से आपको देखना, देखो आपके पास शुरू में 4000 का बैलेंस था, मशीन खरीदी तो वो इसमें ऐड हो जाएगा 2000। उसके बाद आपको देखना कोई ऐसी चीज जिससे इसका बैलेंस कम हुआ होगा, यस डेप्रिसिएशन। पर डेप्रिसिएशन निकालोगे कैसे? इस 4000 पे तो डेप्रिसिएशन निकलेगी पूरे साल की, दैट मीन्स 10%, दैट इज 400, वो आप इसमें से माइनस कर देंगे। ये 2000 जो है ये एडिशन बीच में हुई है, कब हुई है? 1 जुलाई को। तो ये 1 जुलाई को आपने एडिशन की है ना, जो 1 जुलाई को आपने एडिशन की है, तो 1 जुलाई की एडिशन पे जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो पूरे साल की नहीं लगेगी, क्योंकि आपके पास मशीन आई जुलाई में है, तो आपने जुलाई से लेकर कब तक यूज किया उसको? दिसंबर तक। तो हाफ ईयर की लगेगी। कैसे लगेगी? 2000 इंटू 10% इंटू 6/12, या सीधा इस अमाउंट को आधा कर दो, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपका 100। अब ये जो आपका आया, इसमें से 400 भी माइनस कर देंगे, 100 भी माइनस कर देंगे। इसके अलावा और कुछ बताया नहीं है। इसके अलावा ये नहीं बताया कि मशीन हमने सेल कर दी, इसके अलावा और कुछ भी बताया नहीं, मेंशन नहीं है ना, ना सेल बताई हुई है, ना कुछ और मेंशन है, यही चीजें दी हुई। तो बहुत इजी है। 4000 का बैलेंस था, उसमें 2000 की मशीन जो है हमारी आ गई। अब उसमें से क्या करना है, ये जो डेप्रिसिएशन लगी दोनों मशीनों पे वो माइनस कर दो, तो आपका आंसर इसमें से आ जाएगा। बताओ कितना आया? ये आएगा आपका 5500। आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है जी। तो ऐसे करके आपका इसका आंसर आ जाएगा। फिर अंडर एन्युटी मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज, एन्युटी मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो क्या होगा? इंक्रीजिंग एवरी ईयर, हर साल बढ़ता रहेगा। डिक्रीजिंग एवरी ईयर, हर साल बढ़ता रहेगा। फिक्स्ड इन फॉर ऑल ईयर्स, हर साल क्या है? फिक्स रहेगा। या फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या होगा, बट सेम नहीं रहेगा, ये कह रहा है वो। तो बताओ इसका आंसर। अब तो एन्युटी मेथड का आपने फॉर्मूला भी आपको पता है, उसके बारे में 2-4 क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं, तो अब आपको ये आना चाहिए एन्युटी मेथड से रिलेटेड, ठीक है जी। क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। क्यों फिक्स्ड रहेगा? क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट इनटू एन्युटी वैल्यू। ठीक है जी। तो एन्युटी का फॉर्मूला आपने किया ही हुआ है, एन्युटी का ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू एन्युटी वैल्यू। तो इससे जो वैल्यू आती है वो क्या रहेगी? सेम यूज होगी वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी वो चेंज नहीं होगी। सेम वैल्यू विल बी यूज्ड टू चार्ज डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखो, डिप्लीशन मेथड से रिलेटेड है। तो डिप्लीशन पर यूनिट जो है, डिप्लीशन पर यूनिट कैसे आती है आपकी? ये फॉर्मूला दिया, एक्विजिशन कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। तो आपको बताना है ये फॉर्मूला जो है वो सही है या गलत है, ये आपको बताना है। वेरी इजी। अगर शुरू में आपने देखा था, फॉर्मूला किया था और आपको याद है तो बहुत आसान है, नहीं तो अब ये फॉर्मूला याद कर लेना, इनकेस क्वेश्चन आएगा तो फिर आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला आपको बताना है ट्रू, पार्टली ट्रू, फॉल्स, नन ऑफ दीज। करो आंसर, लेट्स सी कौन सही बताता है। तो इसमें क्या है? इट इज राइट, द फॉर्मूला इज राइट। तो आंसर है ए। हाँ, बस एक्विजिशन कॉस्ट लिखा हुआ है
और हमने फॉर्मूले में ओरिजिनल कॉस्ट किया था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओरिजिनल कॉस्ट वही होती है एक्वायर करने की कॉस्ट, ठीक है, इट इज वन एंड द सेम थिंग, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लीज फॉर 5 years, ₹5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, रेफरेंस टू एन्युटी टेबल, ये वैल्यू मैंने बोला था ना एन्युटी टेबल की दे रखी होगी, तो ये एन्युटी टेबल की वैल्यू है। आपसे पूछा डेप्रिसिएशन पर ईयर इज, ये पूछा है, लीज की है 5 years की, ₹5,000 पे, इंटरेस्ट भी दे रखा है, आपसे डेप्रिसिएशन पर ईयर पूछी है। एन्युटी टेबल आ गया ना, इसी से पता लग जाएगा, एन्युटी टेबल की वैल्यू दी हुई है तो आपको पता है एन्युटी मेथड लगाना है। बहुत सिंपल सा है, फटाफट से बताओ क्या आंसर आएगा, है ना, जल्दी जल्दी से बताओ, ये तो इजी है। अभी अभी फॉर्मूला हम 2-4 बार कर चुके हैं, क्या फॉर्मूला यूज होना है, तो अब उसको यूज करने का टाइम आ गया है, यूज करो फटाफट से, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, 5,000 को आपने मल्टीप्लाई कर देना इस वैल्यू से, 0.230975, इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो एन्युटी टेबल से, एन्युटी वाले से क्वेश्चन आएगा तो बहुत टफ नहीं आएगा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इन केस। और वैसे एक्सपेक्टेड तो ये होता है, इसमें से अगर आएगा तो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आएगा आपको, जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, और या फिर आएगा रिटर्न डाउन का, ठीक है, उनका क्वेश्चन आएगा। बाकी मेथड के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, जो क्वेश्चन आता है ज्यादा वो पहले 2 से आएगा, या ज्यादा से ज्यादा मशीन आवर वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, मशीन आवर रेट वाला, वो क्वेश्चन वो उससे रिलेटेड भी आ सकता है आपका क्वेश्चन। तो ये आपका जो है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है ना, हमने क्वेश्चंस एमसीक्यूज किए, 1-2 मेथड भी आज हमने डिस्कस किए, और हमने जो है ये एन्युटी मेथड के भी 2-4 क्वेश्चन किए, डिप्लीशन के भी किए, ठीक है। ये जो आपका था ये नॉर्मल क्वेश्चन था, मतलब नॉर्मल जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, ये मतलब एक क्वेश्चन भी कहते तो सिंपल ही था, इसमें कोई मेथड नहीं दिया हुआ था, है ना, 10% डेप्रिसिएशन का बताया नहीं था कौन सा मेथड है, तो ऑफ कोर्स इसमें हमने क्या करना था, इन्हीं वैल्यूज पे लगा देना था। ऐसे क्वेश्चन में अगर मेथड नहीं दिया तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको जो दिए हुए हैं वैल्यूज, ठीक है, ये मशीन तो खरीदी 2,000 रुपीज पे थी, और यहाँ पे आपको बैलेंस ही किस पे दिया है, 4,000 का बैलेंस दिया है, तो आपको कुछ मेथड नहीं बताया, आपको बस इन्हीं पे 10% लगा देना। और वैसे अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन सा लग रहा है, अगर मुझे ये पूछ लें कौन सा मेथड लगेगा इसमें, तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगेगा, क्योंकि ये हम 1 जनवरी 2006 के बैलेंस के ऊपर हम लगा रहे हैं, मशीन के ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर नहीं लगा रहे, और लगा भी नहीं सकते क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट दी भी नहीं है, ठीक है। अगर मेथड पूछ ले आपसे इसमें ऐसे क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगेगा, तो कौन सा मेथड लगेगा, बिकॉज बैलेंस कहाँ का दिया हुआ है, 1 जनवरी का, मशीन की कॉस्ट तो दे ही नहीं रखी, तो जब मशीन की कॉस्ट दे नहीं रखी तो आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड तो लगा ही नहीं सकते, तो कौन सा लग रहा है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बट इसमें तो सिंपल आपको क्या निकालना था, बैलेंस, तो बैलेंस हमने निकाल लिया था इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आए हम, आपका ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला है, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे क्या लिखा है, टू बी इंक्लूडेड और नॉट टू बी इंक्लूडेड, तो जो भी चीजें मशीन से, जो भी चीजें आपकी मशीनरी को गोडाउन तक पहुंचाने में और उसे वर्केबल करने में, ठीक है, ताकि वो काम करने लग जाएं, जो भी खर्चे करते हो आप, जो भी एक्सपेंसेस करते हो, वो सारे इसमें ऐड होते हैं, उसके अलावा नहीं ऐड होते हैं। तो ये वाला ऐड इसमें नहीं होना था, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो ऐसे हम जो है एक और डेप्रिसिएशन पे कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे डेप्रिसिएशन पे, जो मेनली मेथड्स आने चाहिए या एक्सपेक्टेड हैं आपको कि जिनमें से आएगा, वो मैंने डिस्कस कर दिया। इसके अलावा 2-4 और भी होते हैं, बट वो थ्योरेटिकली उनका रेलेवेंस होता है, प्रैक्टिकल आने के चांसेस जो होते हैं वो इन्हीं मेथड से होते हैं। तो आई होप सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो अगले सेशन, अगली बारी फिर मिलते हैं हम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।